बहुत काम करने वाली बहू। मिसेस शर्मा की बहू शालिनी सुबह से काम में बिजी थी। उसे काम करने का बड़ा शौक था। नौकरी भी करती थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम वाले ऑप्शन पर कभी ऑफिस का काम करती तो कभी घर का। चुटकी बजाते ही सारे काम कर देती थी, लेकिन सुबह से शाम तक बिजी बिजी रहती थी। और उसे इस तरह बिजी देखकर कभी कभी उसके घर वाले भी परेशान हो जाया करते थे। शालिनी, मुझे नाश्ते में आज पोहा खाना है। अभी बना देती हूँ, चिंता क्यों करते हैं, बस 2 मिनट रुक जाइए। डाइनिंग टेबल पर। अरे बहू, तुमने मेरे लिए दलिया क्यों बनाया? मम्मी जी, सुबह आपने तो कहा था कि आज आपको दलिया खाने का मन है। लेकिन बेटा, अगर तुम अनुज के लिए पोहा बना रही थी तो मेरे लिए भी वही बना देती। इतना करने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो ठीक है, लेकिन देखो मेरे लिए अलग से पराठे भी बनाए हैं। अरे सुबह सुबह इतना सारा काम बेटा, ऑफिस भी तो होता है तुम्हारा। पापा जी, कोई बात नहीं, कितनी देर लगती है। एक तरफ पराठे बना दिए, एक तरफ दलिया चढ़ा दिया, और पोहे बनने में तो वैसे भी वक्त नहीं लगता। लेकिन शालिनी, इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या है? अगर तुम एक बार कह देती तो हम सब लोग एक ही तरह का नाश्ता कर लेते ना। हमें तो इस बात से कोई परेशानी नहीं। जानती हूँ मैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठीक है ना, मुझे काम करने का शौक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक दिन शाम के बाद। शालिनी, चलो ना, आज कॉफी पीने चलते हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ अकेले में बैठकर कॉफी नहीं पी मैंने। आज नहीं अनुज, मुझे कपड़ों की पूरी अलमारी ठीक करनी है, और ऑफिस का भी थोड़ा सा काम रह गया है, वो भी करना है। शालिनी, कपड़ों की अलमारी संडे को ठीक कर लेना, और अगर ऑफिस का काम है तो जल्दी से खत्म कर लो, उसके बाद चलते हैं। नहीं अनुज, अगर मैं जल्दी फ्री भी हो गई ना तो किचन में कैरी काट कर रखी थी, उसका अचार भी तो बनाना है मुझे। शालिनी, कितना काम करती हो तुम। कभी खुद के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी तो वक्त निकाल लिया करो। अनुज, एक बात बता, ये जो आम का अचार मैं बना रही हूँ, ये क्या अपने लिए बना रही हूँ? तुम्हें ही पसंद है ना? तुमने ही कहा था ना, शालिनी जल्दी से आम का अचार बना दो, खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं मानता हूँ तुम ये मेरे लिए कर रही हो, लेकिन मेरे लिए वक्त निकालना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। ठीक है ना अनुज, फिर कभी चलेंगे ना। कुछ दिनों के बाद। शालिनी, सुबह से देख रही हूँ कितनी बार छत के चक्कर लगा चुकी हो। क्या बात है बेटा, क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी, वो पापा जी को चावल के आटे के पापड़ पसंद है ना, बस वही बनाकर सुखा कर आई थी। अरे लेकिन बेटा, वो तो बाजार में भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, हम वहाँ से ले आते हैं। हाँ, मैं तो बाजार के बने हुए पापड़ ही खाता हूँ, काफी अच्छा स्वाद होता है उनका। नहीं पापा जी, आपकी उम्र में अब ये बाजार की बनी हुई चीजें खाना ठीक नहीं, मैंने बना दी है ना। लेकिन बेटा, कम से कम 20 बार सीढ़ियाँ उतर चढ़ चुकी हो, कभी तुम थक भी जाओगी बेटा ऐसा करते करते। कोई बात नहीं, पापा जी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करो, थोड़ी देर यहाँ आकर बैठो। चलो, आज मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। मम्मी जी, चाय पीनी है तो मैं बना देती हूँ, अगर आपका मन कर रहा है। अरे नहीं बेटा, मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा, लेकिन तुम थक गई होगी इसलिए पूछ रही हूँ। अरे थोड़ी देर हमारे पास बैठकर बातें भी तो करो। मम्मी, मेरी ना अभी एक ऑफिस की बहुत जरूरी मीटिंग है, मैंने ही ऑफिस वालों को बोल कर रखा था कि इस वक्त मीटिंग कर देना, तो मैं आपसे ना फिर कभी बातें करने के लिए बैठूंगी, और फिर मीटिंग के बाद मुझे छत से पापड़ भी तो उठाकर लाने हैं ना। चलती हूँ मैं। शालिनी के जाने के बाद। तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बहू कुछ ज्यादा ही काम करती है? अरे सारे घरों में तो ये परेशानी होती है कि बहू काम नहीं करती और सास परेशान रहती है, लेकिन हमारे घर में तो उल्टा ही है। शालिनी को इतना ज्यादा काम करते देखकर कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तभी अनुज वहाँ पर आता है। मम्मी, शालिनी काम में इस कदर डूब गई है कि वो अपने घर वालों को भी वक्त नहीं देती। आपको नहीं लगता हमें इसका कुछ करना चाहिए? अरे लेकिन बेटा, हम क्या कर सकते हैं,
मैं तो कई बार उससे कहती हूँ थोड़ा कम काम किया कर, इधर उधर घूमने फिरने जाया कर, लेकिन समझती ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी बीवी एक दिन मशीन बन जाएगी। हमारे लिए तो वक्त ही नहीं होगा उसके पास। कुछ दिनों के बाद, शालिनी जानती हो, हमारी कॉलोनी के सब लोग ना पिकनिक पर जा रहे हैं। मम्मी जी पापा जी ने भी अपना नाम लिखवा दिया है, हम भी पूरी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाएंगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कॉलोनी के सब लोग अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं? हाँ शालिनी, अच्छा है ना, सबको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। देखो मैंने तो छुट्टी भी ले ली है, तुम भी अपनी ऑफिस से छुट्टी ले लो। ठीक है अनुज, मैं आज ही मैसेज कर देती हूँ। पिकनिक वाले दिन। अनुज, शालिनी बेटा, तैयार तो हो ना, सब लोग निकलने वाले हैं। मम्मी बस मैं 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। अनुज बेटा, शालिनी कहाँ है? उसे भी कहो जल्दी से तैयार होकर आ जाए। गुप्ता जी कई बार मैसेज कर चुके हैं। पापा, शालिनी तो कहीं नजर नहीं आ रही। पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं कमरे में थी। कोई बात नहीं बेटा, उसे आवाज देकर बुला ले। देख सब लोग निकल जाएंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। ठीक है मम्मी, मैं अभी देखता हूँ शालिनी कहाँ है। अनुज शालिनी को ढूंढते ढूंढते घर की छत पर पहुंचता है। उसने देखा कि शालिनी घर की छत की धुलाई करने में लगी हुई थी। शालिनी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम जानती नहीं हमें पिकनिक पर जाना है, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अभी तक तैयार भी नहीं हुई। अनुज, मैंने सोचा कि पिकनिक के लिए आज छुट्टी ली हुई थी, तो क्यों ना इस छुट्टी में कुछ काम कर लिया जाए। लेकिन शालिनी, सब लोग पिकनिक के लिए निकलने वाले हैं और तुम तो अभी तक नहाई भी नहीं हो। वही तो, मैं तो छुट्टी का फायदा उठाना चाहती थी। सोचा घर की छत बहुत गंदी पड़ी है, क्यों ना इसे साफ कर दूं। रोज कपड़े सुखाती हूँ, कपड़े गिरकर गंदे हो जाते हैं। लेकिन शालिनी, हमें आज पिकनिक में जाना था। अब अनुज, एक काम करिए ना, मम्मी जी पापा जी के साथ आप पिकनिक पर चले जाइए। हाँ, आज मैं पूरे घर की धुलाई करके उसे अच्छे से चमका देती हूँ। आप लोग वापस लौट के आओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं शालिनी, ये पिकनिक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए प्लान की है। अगर तुम यहाँ रह जाओगी तो मम्मी पापा के साथ मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? अनुज प्लीज, आप पिकनिक पर चले जाइए ना। देखिए, ऐसी हालत में मैं आपके साथ नहीं आ सकती। कितना सारा काम फैला कर रखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? जानता हूँ तुम मेरी बात तो सुनने वाली हो नहीं। कुछ दिनों के बाद। क्या हुआ अनुज बेटा, इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं पापा, शालिनी सारा दिन मशीन की तरह काम करती है। अगर 1 मिनट भी उससे कोई बात करने की कोशिश करे तो सुनती ही नहीं। हाँ बेटा, वो तो मैं भी देख रही हूँ। उस दिन पिकनिक पर भी वो हमारे साथ गई नहीं। लगता है जैसे उसके सर पर काम करने का भूत सवार है। देखो अनुज बेटा, शालिनी इस तरह तुम्हारी बात नहीं समझने वाली है। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या पापा, क्या करना पड़ेगा मुझे? एक काम करो बेटा, कल जब शालिनी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाए ना, तो तुम लैपटॉप लेकर बैठ जाना और ब्रेकफास्ट बिना किए ही ऑफिस के लिए निकल जाना। और जब रात को आओ तो डिनर भी मत करना। मेरा मतलब बाहर से कुछ खाकर आ जाना, लेकिन काम का बहाना करके, अपने बिजी होने का बहाना करके शालिनी को पूरी तरह इग्नोर करते रहना। लेकिन पापा, उससे क्या होगा? वो तो खुश होगी ना कि मैं भी बिजी हो जाऊंगा, वो भी बिजी, उसे तो और ज्यादा वक्त मिल जाएगा। अरे नहीं बेटा, तेरे पापा जी ठीक कह रहे हैं। अब तक शालिनी को इस बात का एहसास ही नहीं कि जब उसके साथ वाला कोई इंसान बिजी हो जाता है तो कैसा महसूस होता है। बस 3-4 दिन तुम ये नाटक करो, फिर देखो शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और देखो, उसे अच्छी तरह इग्नोर करना मेरा मतलब इग्नोर करने का नाटक करना। अगले दिन सुबह। अरे अनुज, सारा नाश्ता टेबल पर रखा हुआ है, आपने कुछ खाया क्यों नहीं? और ये लैपटॉप साइड में रखो, पहले कुछ खा लो। सॉरी शालिनी, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। लेकिन अनुज, भूखे ऑफिस जाना ठीक नहीं है, काम बाद में कर लेना।
नहीं शालिनी, फिर कभी, अभी मैं चलता हूँ। शाम के वक्त अनुज आपने डिनर भी नहीं किया और अब भी लैपटॉप लेकर बैठे हैं। आखिर बात क्या है? कहा ना शालिनी, एक नया प्रोजेक्ट आया है, उस पर काम कर रहा हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास। अगले दिन अनुज पता नहीं क्यों आज सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शालिनी, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ, आज मुझे जल्दी ऑफिस भी जाना है। अनुज मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने सुन लिया यार, लेकिन अभी मेरे पास बहुत काम है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, मुझे जाना होगा। अनुज का ऐसा बिहेवियर देखकर शालिनी दुखी हो जाती है और अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, अनुज को पता नहीं क्या हुआ है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, खाते ही नहीं। लेकिन ऐसी क्या बात है बेटा, क्या किया अनुज ने? मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने जब अनुज को बताया तो उन्होंने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। काम में बिजी होगा ना बेटा, शायद इसलिए नहीं सुन पाया होगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा भी क्या काम, मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, अगर 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लेते तो कौन सा उनका काम रुक जाता। शालिनी बेटा, वैसे बुरा मत मानना, लेकिन तुम भी तो यही करती हो ना, दिन रात मशीन की तरह काम करती हो, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ 1 मिनट भी स्पेंड नहीं करती। हाँ पापा जी, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये सारा काम मैं आप लोगों के लिए ही तो करती हूँ, घर को अच्छे से रखती हूँ, आप लोगों के लिए पैसे कमाती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? बेटा, इसमें गलत कुछ भी नहीं, लेकिन इन सब कामों के साथ या इन सब कामों को थोड़ा सा कम करके अपने पति और अपने परिवार के लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए। और चिंता मत करो, अनुज तुम्हें बस इसी बात का एहसास दिलाने के लिए नाटक कर रहा था। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है शालिनी, माना कि तुम जो भी करती हो हमारे लिए, अपने परिवार के लिए करती हो, लेकिन काम के साथ साथ अपने परिवार के लिए वक्त निकालना भी बेहद जरूरी है, और वो तुम बिल्कुल नहीं करती। अब मेरी समझ में आ चुका है, आगे से आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। 2 मिनट, मैं अभी दूध गर्म करके आती हूँ। अरे, फिर से काम? और परिवार के सब लोग अनुज की ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। देवरानी डॉक्टर हो तो जेठानी की जलन कैसी हो। देखिए जरा, ये क्या है? देवरानी डॉक्टर है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे सारा दिन घर से बाहर रहती है, घर में रहती है तो क्लिनिक में होती है, घर का सारा काम मैं करूं? अरे क्यों भला? मैं भी आज से कसम खाती हूँ, मैं कोई काम नहीं करूंगी, भाड़ में जाए घर बार। क्या है, फिर बड़बड़ शुरू कर दी? अरे क्यों जलती रहती है उससे? पढ़ लिख जाती 4 क्लास तो तू भी जाती ना काम पर। अरे बाहर के लायक नहीं है तो घर का काम तो कम से कम किया कर। तभी देवरानी के कमरे से आवाज आती है, अरे मेरी ग्रीन टी कहाँ है? चीनी नहीं, शहद डालकर जल्दी से लेकर आओ। देखो देखो अपनी डॉक्टर बहू की करामात, पहली बार इसने ऐसे बात की है, अभी बताती हूँ। नौकर समझती है क्या मुझे? हाँ, ये तो सोनम ने कभी नहीं किया। तू एक काम कर, जैसी टी बोल रही है ना हरी वाली, शहद के साथ लेकर जा। चाय देकर तू अपना बड़प्पन दिखा और बड़ों से कैसे पेश आना है इनका जरा ज्ञान दे दे। जेठानी को सास की बात सही लगती है, वो भी सोच लेती है कि चाय के साथ 4 बात तो मार कर आएगी ही। जेठानी चाय बनाती है और सोनम यानी कि अपनी देवरानी के कमरे में जाती है। ये चाय, और सुन, अंदर आकर चाय टेबल पर रख दीजिए, और हाँ, यहाँ बैठकर सुनाओ क्या कहना है। जेठानी बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही वो सोनम को कुछ कहती है कि ये चाय मेरे लिए नहीं भाभी, आपके लिए है। सारा दिन चक्कर घिन्नी की तरह भागती रहती है। भाभी, चाय में शुगर नुकसान करता है, आज से आप सिर्फ यही पियेंगी। और हाँ, ये लीजिए, ये फूड लिस्ट है जिसे मैंने मंगवा लिया है, आप कल से वही खाएंगी जो मैं कहूंगी। देवरानी को केयर करते हुए देखकर जेठानी को थोड़ी शर्म आ जाती है।
वो मन में सोचती है कि भाई जिसे 4 बातें सुनाने मैं गई थी उसी ने मुझे ये समझा दिया कि खुद की केयर कैसे करें। कितनी प्यारी है ये। तू बैठ, मैं तुझे खाना बनाकर खिलाती हूँ, सारा दिन बाहर काम करती रहती है। जेठानी जैसे ही कमरे से बाहर जाती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया था, घर को क्लिनिक समझ लिया था। वो तो भला है कि मम्मी के लिए जो डाइट प्लान बनाया था भाभी को देकर मामला कैसे तैसे संभाल लिया। जेठानी और देवरानी की जैसे तैसे चल ही रही थी, लेकिन कहते हैं ना, मन की जलन कभी भी आग बनकर भड़क सकती है, तो भड़क जाती है फिर से एक बार। हाँ हाँ, 2 बार डाइट चार्ट और खाना क्या पूछ लिया, इसका मतलब ये नहीं ना कि सारा दिन बाहर रहे। फिर शुरू। बहू, अब तो तुम्हारा और तुम्हारी देवरानी के बीच का रिश्ता ठीक करना ही होगा। तभी देवरानी थकी हारी आती है। देख सोनम, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, आज के बाद घर का सारा काम मैं अकेले नहीं करूंगी। मम्मी जी को नौकर नहीं रखना, वो कर नहीं सकती क्योंकि बुजुर्ग है। ऊपर से तू सारा दिन बिजी रहती है, बचा कौन? मैं? अरे मैं क्यों पागलों की तरह सारे घर के लोगों का काम करूं? कल से तुझे भी घर के काम में मेरा हाथ बटाना होगा, ये बात साफ है। सोनम क्या कहती, जेठानी का हुक्म तो सर आंखों पर रखना ही पड़ता है। वो सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बना देती है और फिर क्लिनिक के लिए निकल रही होती है कि जेठानी, देख सोनम, अभी मैं घर के दूसरे काम कर रही हूँ, सबका नाश्ता करने के बाद तू बर्तन धोएगी, समझी? पर दीदी, मुझे क्लिनिक जाने को देर हो रही है, प्लीज जाने दीजिए ना, मुझे पता नहीं कौन सी इमरजेंसी होगी वहां। पर ना जी ना, हमारी जेठानी जी कहाँ मानने वाली थी। अरे तुम एक नौकर क्यों नहीं रख लेती? क्यों, क्या गलत बोल रही है बड़ी बहू? अरे नौकरी एक जगह, लेकिन घर का काम भी तो जरूरी है। अरे जिस घर में 2-2 बहुएं हो, वहाँ नौकर किस काम के? देखो, ये माना कि नौकरी के साथ घर देखना जरूरी है, लेकिन तुम्हारी छोटी बहू की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए कई बार जीने का सहारा भी है। डॉक्टर के पेशे को सिर्फ नौकरी ना समझो। लेकिन ये ज्ञान की बात कहाँ सास की समझ में आती और कहाँ जेठानी की। वो तो सोनम से पूरा काम करवा कर क्लिनिक को भेजा करती है। फिर एक रोज, भाभी कल मेरा जरूरी काम है, सुबह किसी का ऑपरेशन करना है, तो मैं कल घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अरे मेरे भी मायके में प्रॉब्लम है, मुझे भी जाना है, लेकिन मैंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। देख ले सोनम। भाभी, ऑपरेशन के लिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, मैं सुबह उठकर काम करूंगी तो ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी कैसे लूंगी? अरे ये रोज बहाने क्यों बनाती है सोनम? देख ले सोनम, अगर तू घर का काम नहीं करेगी तो मैं तुझे खाने को कुछ नहीं दूंगी, चली जाना भूखे पेट। सोनम सुबह उठती है और खुद को ऑपरेशन के लिए तैयारी में लगा देती है। पूरी जानकारी लेने के बाद वो नहा धोकर तैयार होती है। मुझे भी कहीं जाना था, बहुत जरूरी काम से, लेकिन तेरी तरह नहीं कि बहाने से कमरे में ही बंद हो जाऊं। और बता दूं, खाने के लिए कुछ नहीं बनाया मैंने, समझी? और जरूरत भी क्या है, जब काम नहीं किया तो भूख कहाँ से लगेगी? बेचारी सोनम, अस्पताल में बड़ा ऑपरेशन, ऊपर से सुबह जल्दी उठकर तैयारी। भूख तो लग रही थी लेकिन वो ध्यान नहीं देती और चली जाती है। कैसे हो तुम लोग? बेचारी बच्ची को बिना खिलाए ही भेज दिया। पिताजी, मेरे भी घर में मेरी माँ अस्पताल में है, मुझे भी उनके पास जाना है, लेकिन मैं भी चली जाती और वो भी चली जाती तो घर कौन देखता? लेकिन मैं इसे ये सब कुछ नहीं बताना चाहती थी। खैर, जेठानी भी सारा काम करके अस्पताल जाती है जहां उसका भाई कहता है, अभी अभी कोई डॉक्टर अंदर गई है दीदी, माँ का ऑपरेशन शुरू हो गया है। ओ, माँ का ऑपरेशन? पर क्यों भाई? वो क्या है ना, कल ही माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो एक नई डॉक्टर को दूसरे अस्पताल से बुलाया गया है। मैं तो देख भी नहीं पाया उस डॉक्टर को, लेकिन सब बोल रहे हैं कि वो आ गई है, अब माँ को कुछ नहीं होगा। काफी देर दोनों भाई बहन माँ का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी अंदर से सोनम निकलकर बाहर आती है। वो डॉक्टर की ड्रेस में होती है और जेठानी को देखती है। भाभी, आप यहाँ क्यों, क्या हो गया? मेरी माँ का ऑपरेशन है, उसी के लिए खड़ी हूँ। वो डॉक्टर यही है जिन्होंने आपकी माँ का ऑपरेशन किया है,
और बधाई हो, ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। ये डॉक्टर सोनम की खासियत है कि वो जो भी काम करती है दिल लगाकर। चलिए डॉक्टर, आपको भूख के मारे चक्कर आ रहे थे, मैंने कैबिन में खाना लगा दिया है। सोनम, तुम माँ का ऑपरेशन कर रही थी? मुझे तो पता नहीं था भाभी कि ये आपकी माँ है, नहीं तो मैं घर का काम करके आती। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही है सोनम? मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दे। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। महक की दो ननद थी जिसे महक बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहीं दोनों ही ननदें अपनी भाभी महक को खूब मानती थी और हमेशा उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आया करती थी। एक दिन की बात है। भाभी, अरे ओ भाभी, ये देखो, मैंने आपके लिए ये गोटी वाला दुपट्टा लाया है। आप यही लाने को कह रही थी ना भैया को? अरे हाँ दीदी, लेकिन आपको कैसे पता? मैंने उस दिन आपकी और भैया की बातें सुन ली थी, लेकिन इतने दिन हो गए भैया नहीं लाए। मुझे मार्केट में मिला तो मैं लेकर आ गई। थैंक यू दीदी। वहीं मोनिका वहां आती है। भाभी, अरे ओ भाभी, ये लो आपकी लिपस्टिक। आपको मेरा वाला शेड पसंद आया था ना उस दिन, इसीलिए मैं आपके लिए सेम लिपस्टिक लेकर आ गई। हाँ, लकी आई एम कि तुम दोनों मुझे ननद के रूप में मिली। ये गिफ्ट लाने के पीछे जरूर दोनों का कोई ना कोई काम होगा। अच्छे से जानती हूँ दोनों को। भाभी, मुझे ना आपकी एक साड़ी चाहिए थी और चूड़ियाँ भी, फेयरवेल में पहनने के लिए। ये तो होना ही था, गिफ्ट लाए और कुछ मांगी ना। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हाँ दीदी, आप ले जाइए ना। थैंक यू भाभी। भाभी, भैया को गोवा ट्रिप के लिए मना लो ना। अगले महीने मेरे फ्रेंड्स सब गोवा जा रहे हैं। अगर आप मना लेती तो मैं भी जा सकती हूँ उनके साथ। हाँ क्यों नहीं, बात करती हूँ मैं उनसे। फिर दोनों ननदें वहां से चली जाती हैं। जब दोनों का काम होता है तभी आती है दोनों। न जाने कब शादी करके इस घर से जाएगी। वहीं मोनिका और सोनिया के बीच में भी काफी प्यार था। दोनों अपना काम मिलकर करती थी और अपनी सारी चीजें भी शेयर किया करती थी। एक दिन, सुनना सोनिया, तेरा वो मेकअप किट यूज कर लूं क्या मैं? हाँ, बदले में मैं तेरी हिल्स पहन कर जाऊंगी आज। अच्छा ठीक है बाबा, ले ले, आखिर मेरी बहन ही तो है तू। ऐसे ही दोनों मिलकर रहती। तभी महक वहां से गुजरती है और दोनों को हंसी खुशी बातें करके देखकर जल बुझकर राख हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सोनिया और मोनिका टीवी देख रही थी। मोनिका, जाना, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाना। मैं अकेले क्यों जाऊं? तुम भी साथ चलो। मैं कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ, तुम पॉपकॉर्न लेके आना। तुम ना हमेशा ऐसा ही करती हो, समझ में नहीं आता, बहनों की दुश्मन। तू रहने ही दे, तुझसे अच्छी तो भाभी है। भाभी, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके आओ ना हम दोनों के लिए। हाँ दीदी, अभी लाई। देखा, भाभी तुरंत सुन लेती है, तू किसी की सुनती ही नहीं है। वहीं किचन में इन दोनों की ऐसी की तैसी खुद मजे से मूवी देख रही है। मुझे एक बार नहीं पूछा और नौकरानी की तरह काम पहले ही बोल दिया। हाँ। फिर महक दोनों को कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लाकर देती है। वहीं महक को अपनी दोनों ननदों के बीच का प्यार जरा भी हजम नहीं होता, जिस कारण वो दोनों में झगड़ा लगाने की सोचती रहती। फिर एक दिन, मोनिका, मुझे ना तेरा हैंडबैग चाहिए था, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। सॉरी, आज मैं भी बाहर जा रही हूँ काम से, तू भाभी का ले लेना, भाभी का भी तो मस्त है। तू ऐसा ही करती है। फिर सोनिया महक का हैंडबैग मांग कर ले जाती है। आज तो इसे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। जब मोनिका के कमरे में कोई नहीं होता, तभी महक चोरी से उसके कमरे में जाके उसके वाइट हैंडबैग पर रेड कलर गिरा देती है, जिससे वो पूरी तरह खराब हो जाता है। और जब मोनिका बाहर जाने लगती है तो अपने हैंडबैग का हाल देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इस सोनिया की इतनी हिम्मत कि मैंने हैंडबैग नहीं दिया तो मेरा वाइट कलर का हैंडबैग ही खराब कर दिया इसने। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज।
वहीं जब सोनिया शॉपिंग से आती है तो मोनिका रेड कलर का घोल सोनिया के वाइट कपड़ों पर डाल देती है। ये क्या बदतमीजी है? जो तूने मेरे हैंडबैग के साथ किया वही मैंने तेरे साथ किया। आइंदा से पंगा मत लेना। ये चुड़ैल पागल हो गई है क्या? बेटा होली आकर गई, ये होली मत खेलो यहाँ। और ये क्या चुड़ैल डायन लगा कर रखा है? बड़ी हो गई हो, तमीज सीखो। दोनों अपने कमरे में चली जाती है और एक दूसरे से बात तक नहीं करती। वहीं अगली सुबह जब सोनिया उठती है तो उसका फेवरेट स्कार्फ गायब होता है। मोनिका, कल तेरी बदतमीजी मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब तूने मेरा स्कार्फ क्यों चुराया? झूठ मत बोल। तूने झगड़ा करने का मूड क्यों बनाया है सुबह सुबह? ढूंढ यहीं कहीं होगा, मैंने कुछ नहीं किया। सोनिया स्कार्फ बहुत ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता। फिर वो भाभी के पास जाती है। भाभी, आपने मेरा स्कार्फ देखा है कहीं? हाँ, वो मोनिका दीदी सुबह सुबह उसे लेके कूड़े फेंकने वाली जगह की तरफ गई थी। फिर सोनिया वहां जाके देखती है तो उसका फेवरेट स्कार्फ कूड़े में पड़ा होता है। इस मोनिका की बच्ची को तो मैं अब बताती हूँ। ऐसे ही महक दोनों में किसी न किसी बात से झगड़ा लगाती रहती और दोनों हमेशा झगड़ती रहती, जिस कारण अब दोनों में प्यार की जगह हर समय बस नफरत ही दिखाई देती है, जिससे दोनों अपने काम भी अब खुद करने लगती है और महक तक बात आती ही नहीं। महक तो बड़ी ही खुशी से रह रही होती है। एक दिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए बाहर जाने के लिए। अब माँ से मांगूंगी तो डांटेंगी, इस सोनिया से तो नहीं मांगूंगी। भैया तो यहाँ है भी नहीं, भाभी से मांग लेती हूँ, यही बेस्ट रहेगा। फिर मोनिका भाभी के पास जाने लगती है। तभी वो कमरे के बाहर खड़ी होकर देखती है। हाँ दीदी यार, आपने कितना गजब का आइडिया दिया था। दोनों ननदों में मैंने ऐसा झगड़ा लगाया है ना कि दोनों हर समय बस लड़ती रहती है, जिससे दोनों मुझे कोई काम बोलती ही नहीं और मैं अपने कमरे में मजे से सोती हूँ। कहा था ना बहना मैंने, दोनों ननदों में आग लगा कर रखेगी तो इस आग से तेरा ही प्रॉफिट होगा। सही कहा आपने। दोनों जितना ज्यादा झगड़ा करेंगी, माँ जी और ये उतनी जल्दी दोनों की शादी करके उन्हें घर से निकाल देंगी। फिर तो इस घर में बस मेरा ही राज चलेगा। इस तरह मोनिका कमरे के बाहर खड़ी भाभी की सारी बात सुन लेती है और जाकर सोनिया को सब कुछ बता देती है। अगले दिन, महक, अलमारी से पैसे कहाँ गए? यही तो रखे थे जी। अरे जल्दी ढूंढ कर दो, मुझे वो पैसे क्लाइंट को देना है। अब आप वेट कीजिए, मैं ढूंढ कर देती हूँ। महक पूरा कमरा छान मारती है लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। वहीं कमरे के बाहर, क्या हुआ भैया, आप बड़े परेशान लग रहे हो? हाँ, तेरी भाभी को मैंने पैसे दिए थे, जाने कहाँ रख दिए, अब मिल ही नहीं रहा और मुझे क्लाइंट को देने हैं वो पैसे। कैसे मिलेंगे? अपनी बहन को जो दे दिया है। कल ही तो उनकी बहन मार्केट में मिली थी ना, मैंने अपनी आंखों से देखा। बस कुछ कहा नहीं, मुझे लगा बहन ने कभी दिए होंगे तो उन्हें वापस कर रही होंगी। अच्छा, ऐसी बात है। जिसके बाद प्रवीण कमरे में जाके महक से खूब झगड़ा करता है। पैसे देने ही थे तो बता कर देती, ऐसे झूठ क्यों कह रही हो मुझसे? अरे मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए जी, ये झूठ है। इस तरह दोनों पति पत्नी का खूब झगड़ा होता है और दोनों ननद बाहर खड़ी ये सब देखकर मजे लेती है। अगले दिन, महक बहू, मैं बाहर जा रही हूँ, पूरा घर अच्छे से साफ कर देना। जी माँ जी, आप बेफिक्र होके जाओ, मैं सब कर लूंगी। सास के जाने के बाद महक काम में लग जाती है और पूरा घर, सास का कमरा, सब कुछ अच्छे से साफ कर देती है। आज तो मम्मी जी बहुत खुश हो जाएंगी। मैंने उनका कमरा भी साफ कर दिया। लेकिन ये क्या, सास के आने की 5 मिनट पहले ही सोनिया और मोनिका पूरे घर में गंदगी फैला देती है और सास की अलमारी के कपड़े भी पूरे कमरे में बिखेर देती है। और जब महक की सास घर आती है और घर का ये हाल देखती है तो महक को बहुत डांट पड़ती है। माँ जी, मैंने ये सब नहीं किया, मेरा विश्वास करो। तो क्या मेरे भूत ने किया ये सब? काम चोर कहीं की। माँ जी सच कह रही हूँ, मेरा भरोसा करो, मैंने पूरा घर साफ किया था।
महक बहुत कहती है, लेकिन सास उसकी बात मानती ही नहीं और उससे गुस्सा हो जाती है। वहीं दोनों ननदें चुपके से ये सब देखकर अपनी भाभी के मजे ले रही होती है। आप समझ में आएगा इन्हें कि हम दोनों बहनों में झगड़ा लगाकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। इनको भी तो पता चले किसी के साथ जब बुरा होता है तो कैसा लगता है। आखिर अब क्या करेगी दोनों ननदें? भाभी के साथ ये रिवेंज का खेल और खेलेंगी या अपनी भाभी को माफ कर देंगी? प्यार की कोई भाषा नहीं होती, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन देखना है तो देखिए। अయ్యయ్యో अम्मा, लगता नहीं मेरी शादी होगा, मेरे को लड़का नहीं मिलता। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन तेरे अंदर का मद्रासी जाता ही नहीं है। अरे जरूरी नहीं कि मद्रासी में ही शादी करे, देख ले कोई दिल्ली वाला मिल जाए। अయ్యయ్యో अम्मा, क्या बोलता? नाई जी, ना ना ना, चलो अब डोसा दे दो। ललिता शादी के लिए किसी मद्रासी लड़के को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा था। उधर पंजाबी बाग के एक परिवार में, अरे जाने पिट्टे मुंह, शादी के लिए तेन कुड़ी नहीं लभदी, जा शापा मुक्का कोई दूसरी जात की ही ले आ। वैसे भी क्या होता है जात पात। अरे क्यों नहीं होता, मैं मांग रहा हूँ आम, पकड़ा कर निकल जाए अंगूर। ना बाबा ना, शादी होगी तो अपना पंजाबी विच। अब कहानी में आएगा ट्विस्ट, सो रेडी। अम्मा, नान शॉपिंग पाके रहना। अरे साफ साफ बोलो ना कि शॉपिंग में जा रही हो, क्यों मद्रासी में बात करती हो? अपनी भाषा का सम्मान करना माँ। पर ललिता, भारत में रहकर हिंदी बोलना सीखना, तुझे बिल्कुल नहीं आती हिंदी। मैं शॉपिंग पाके रहना। तो ललिता शॉपिंग में चली जाती है, लेकिन माँ को उसकी शादी की चिंता लगी ही रहती है। ललिता एक दुकान में जाती है जहाँ भैया जरा छोले भटूरे देना। तभी वहां ललिता आ जाती है। भैया डोसा। ओए ब्यूटीफुल, भैया डोसा नहीं है वो तो आदमी है। ललिता को हिंदी समझ तो आती है, लेकिन बोल नहीं पाती। नॉनसेंस। दोनों अपना खाना खाकर जा रहे होते हैं कि ललिता देखती है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। आया अम्मा, पैसा इल्ला। रोहन देखता है कि वो परेशान हो रही है। आ कुड़िया की गल, वो गल पैसा इल्ला ना। रोहन समझ जाता है और वो पैसे दुकानदार को दे देता है। थैंक्स, मैं वापस देगी। पान। फोन क्यों दोगी? देना ही है तो पैसे दे देना जो मैंने दिए हैं। वही मानी फोन नंबर। रोहन समझ जाता है कि ललिता उससे उसका नंबर मांग रही है ताकि वो उसके पैसे लौटा सके। तो ये वो दिन था जब हमारी मद्रासी हीरोइन हमारे पंजाबी हीरो से मिली थी। अब तो नंबर भी बदल गए। आगे देखिए। घर जाकर ललिता रोहन की डीपी देखती है। इल्ला नॉट बैड। अब लड़का सही लग रहा है, दिल भी नाइस नाइस, पर प्रॉब्लम इज नॉट मद्रासी। उधर रोहन भी ललिता के फोन का वेट करता है। जैसे ही ललिता उसे फोन करती है, हाय मैं वेट कर रहा था तुम्हारे फोन का। पैसे के लिए ना रिटर्न कर दूंगी मैं। अरे नहीं नहीं, पैसा नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं। ललिता शर्मा जाती है। दोनों में दोस्ती होती है और फिर प्यार और फिर एक दिन। अरे ललिता, क्या सारा दिन फोन पर लगी रहती है? शादी की उम्र है, कोई लड़का पसंद आया क्या? अम्मा, लड़का नहीं, मैं शादी पंजाबी, रोहन नाम। अरे वाह ललिता, तुझे पंजाबी लड़का पसंद आया। मैं तो कब से बोल रही थी बेटा कि शादी के बाद तुझे परेशानी ना हो। नी अन्न से कराया। मैं इंदे में पूछा वो क्या करता, अब आप मद्रास क्यों पूछते?
ओहो, क्या करता है लड़का? खाता पीता तो नहीं है ना? खैर, रोहन ललिता के घर आता है और शादी की बात करता है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद अरे ललिता, जा जरा आलू का पराठा तो लिया। ललिता जाकर डोसा बना लाती है। ये क्या डोसा? अरे आलू का पराठा बोला था ना। अरे माँ, तो ये भी तो वही है। अरे इसके अंदर भी तो आलू होता है और उसके अंदर भी आलू है क्या? अरे खा ले, जब तक बहू पंजाबी नहीं हो जाती। ललिता को उन लोगों की बात कुछ समझ में आती है, कुछ नहीं। लेकिन वो फिर एक दिन रोहन से कहती है, मैं मद्रासी, तुम पंजाबी, मेरे साथ प्रॉब्लम है। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं, बस तुम यहाँ का कल्चर सीखने की कोशिश करो। नियम उत्विषय कराई। क्या? अरे एक मिनट रुको। रोहन गूगल करता है और कहता है, यस, नानुम उत्वे सैकरन। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी कट रही थी। पर कहते हैं ना, आखिर कब तक। फिर एक रोज, अय्या, ये क्या? इतना सारा मक्खन कौन खाती? अरे मैं खाती, मतलब मैं खाती हूँ। सुन बहू, ये कच्ची भाप में पकी इडली डोसा अब बस बहुत हो गया। आज के बाद घर में नहीं बनेगा। तो फिर ये मांस बढ़ाने वाला खाना भी मैं नहीं बनाती। आज से सब अपना अपना खाना बनाती। तभी रोहन आ जाता है। माँ, शाम को शादी में जाना है, तैयार रहना। सास शाम को चटक रंग की साड़ी परांदा लगाकर तैयार हो जाती है। रोहन भी मस्त काले कोट में हीरो बन जाता है। लेकिन जब ललिता आती है, हे भगवान, ये क्या पहना है? शादी में जा रहे हैं, किसी के मरे में नहीं, जो सफेद पहनकर खड़ी हो गई हो। और ये क्या नकली फूल लगा लिए हैं? हाँ यार ललिता, मेरे बुआ के घर में शादी है, तुम्हें सफेद कपड़े में देखेंगे तो। अय्या, तो क्या? अरे जी, ये शुभ होता है हम लोगों के घर। वैसे भी मेरे पास सफेद साड़ी ही है। अरे तो मेरी साड़ी पहन ले, रुक मैं लेकर आती हूँ। सास अंदर जाती है और ढेर सारी साड़ियां ले आती है। अय्या, इतना चाटक ना बबन्ना मैं नहीं पहनती, मेरे को खुजली हो जाएगी। मैं तो यही पहनती। अब क्या था, रोहन ललिता को ऐसे ही अपने घर की शादी में ले जाता है, जहां वही होता है जिसका डर था। वाह बबली भाभी, आपसे यही उम्मीद थी। अरे बुरा ना मान, वो क्या है ना, रोहन को छुट्टी ही नहीं मिलती है, तो मैं कैसे आती अकेले, इसलिए नहीं आ पाई संगीत में। अरे अच्छा ही हुआ जो नहीं आई। मेरे बेटे की शादी में आप कैसे खुश होंगी? तभी तो बहू को सफेद पहना कर ले आई। लेकिन सुन लो भाभी, मेरे घर में सब शगुन अच्छा ही होगा। कैसे है तेरे मायके वाले? कब क्या पहनना है, इनको तो कुछ भी नहीं पता। अयो, क्या हो गया? सफेद रंग नहीं होता क्या? होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ इसे शुभ नहीं मानते हैं। तुम्हें कितनी बार कहा कि हम लोगों के घर में रहना है तो यहाँ का रहन सहन सीखना होगा, लेकिन तुम्हारी अकड़ तो कम ही नहीं होती। ललिता को भी लगता है कि उसने शादी करके गलती कर ली है, क्योंकि बचपन से ही उसे अपने मद्रासी होने पर गर्व होता है। फिर एक रोज, मैंने मन्नत रखी थी कि रोहन की शादी के बाद घर में शांति के लिए कथा करवाऊंगी, तो कल मैं सबको बुला लेती हूँ। बहू, तो खाने पीने का संभाल लेना। जी माँ जी। इस बार ललिता सोचती है कि वो सास और पति को खुश करने के लिए उन लोगों की तरह का खाना बनाएगी। ललिता हलवा, पूरी, छोले सब बनाती है और पूजा शुरू हो जाती है। पूजा के बाद, अरे क्या हो गया? आखिर कोई कमी थी क्या तुम लोगों के घर में जो ऐसी मद्रासन ले आए? अरे खाते क्या हो तुम लोग, वो डोसा सांभर? सास जी ने नहीं पता था कि बहू ने क्या बना रखा है। अरे अब क्या करें, बेटे के साथ रहना है तो मानना ही पड़ेगा। वैसे चलो, खाने का वक्त हो गया है। बहू, जरा खाना लगा दे सबके लिए।
बोलो तो मैं बाहर से ऑर्डर कर दूं माँ। हाँ यही कर ले, क्योंकि पता नहीं इस वक्त लोगों को सांभार खाना ठीक लगेगा या नहीं। लेकिन ये क्या, बहू तो पूरा टेबल सजा देती है जिसमें सारे पंजाबी डिशेस होते हैं। ओए, तुमने कब ऑर्डर किया खाना? ऑर्डर नहीं जी, खुद बनाया, इन्हीं हाथों से बनाया। अरे वाह बहू, क्या बात है, आज तो तेरा सूट भी पंजाबी है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सीखती अब खाती। सभी हंसने लगते हैं। अरे क्या खाती क्या सीखती, ये क्या हो रहा है, इसे तो हिंदी भी नहीं आती। ये तो मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि शादी के बाद इतनी मुश्किलें आएंगी। रोहन अफसोस करता है, जिसे देखकर ललिता निराश हो जाती है। वो अपने कमरे में चली जाती है। सभी खाना खा रहे होते हैं। वाह, ऐसे चने तो मैंने पंजाब में भी नहीं खाए। वाह जी वाह, क्या भिंडी बनाई है बहू ने। हाँ, पहली बार बनाई है, लेकिन सच्ची बहुत स्वाद है। सभी को खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन ललिता, वो बेचारी नाराज होकर कमरे में बैठी होती है। सभी चले जाते हैं। अगले रोज ललिता की माँ आती है। बहन जी, आप लोगों को न्योता देने आई हूँ। वो क्या है ना, हम लोगों में रिवाज है कि बेटी की शादी के बाद वो मायके आती है, जहाँ सारे रिश्तेदार उससे मिलते हैं। बेटी को बोलिएगा थोड़ा मद्रासी लुक में आए, धोती कुर्ता पहनकर। ये लीजिए दामाद जी के लिए कपड़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही करना रह गया है। वैसे मैं बोल दूंगी रोहन को कि कोई रिवाज है और आप लोगों को बुलाया है। अगले रोज ललिता, उसका पति और सास ललिता के घर जाते हैं, जहाँ सारे मद्रासी बैठे होते हैं। ललिता का पति धोती नहीं पहनता, वो सूट पहनता है। आइए यो बेटा, मैं आपकी मम्मी को आपके कपड़े देकर आई थी। माँ, वो नहीं पहनती, बोलता गंदा। धोते गंदा? कैसा दामाद जी आपका गंदा? क्या यहाँ मुझे बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? अरे धोती क्यों पहने मेरा बेटा? अच्छा खासा जवान है, और ये क्या, तुम लोग भी मनहूस की तरह सफेद कपड़े पहने हुए हो। ललिता को सास और रोहन की बात पर गुस्सा आ जाता है। वहीं उन लोगों की बात सुनकर सारे रिश्तेदार बिना रिवाज पूरा किए चले जाते हैं। सबके जाने के बाद आप लोगों के लिए मैंने सारा खाना बनाई, मेरे को नहीं आती, फिर भी यूट्यूब देख देख कर बनाई। मेरा मद्रसी अच्छा, फिर भी आप लोगों के लिए पंजाबी बनी। और आप लोग 1 घंटे के लिए मेरा कल्चर में नहीं आ सकता, और उम्मीद करती कि मैं अपना कल्चर हमेशा के लिए छोड़कर आपकी तरफ बन जाती। मैं नहीं कर सकती। नमस्कार। मेरी बेटी को मद्रासी कल्चर अच्छा लगता था, लेकिन आपके बेटे के लिए उसने वो सब किया। लेकिन आप लोग, चलिए अब हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। रोहन और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांग लेते हैं। माँ, सबको बुलाओ, और कहाँ है वो धोती कुर्ता? मैं मेरी ललिता के लिए कुछ भी बनने को तैयार हूँ।